हेलो फ्रेंड, अब हम नया लेक्चर लेके आए हैं जो कि पार्ट 1 करवाए थे, जिसमें ऑब्जेक्टिव करवाए थे सेल्फ असेसमेंट का पेपर नंबर 1 उस सवाल का था। और इसमें हम क्वेश्चन से करवाने वाले हैं सेक्शन बी से पूरा। तो अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन हाइड्रोजन गैस पास हो रहा है, हीट करके कॉपर 2 से, मतलब कॉपर टू वैलेंसी 2 बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन से। ओके, कॉपर एंड स्टीम फॉर्म हुआ तो बोला राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने का। फिजिकल स्टेट मतलब क्या, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों चीज़ बोला है लिखने के लिए, तीनों चीज़ के इसमें। ओके, तो स्टेट व्हाट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है। Cu सॉलिड है, H2 गैस से किए, हीट दिए, Cu मतलब कॉपर प्रोड्यूस हुआ सॉलिड में, और गैस मतलब गैस प्रोड्यूस हुआ। स्टीम बोल रहा है ना, प्रोड्यूस हुआ, स्टीम में गैस होता है ना। स्ट्रीम मतलब गैस मतलब वेपर, स्ट्रीम वेपर। ये कौन सा है, रिडॉक्स रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, हाउ इट इज़ प्रिपेयर एंड लिस्ट द यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ओके, तो ब्लीचिंग पाउडर देख ले क्या है। ब्लीचिंग पाउडर इज ए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। पॉज करके लिख ले इसको अगर आंसर लिखना है तो। ओके, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इट इज़ प्रिपेयर बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन के एक्शन, मतलब क्लोरीन से रिएक्ट करके ये बनता है। एंड ड्राई सिलेक्ट लाइम किसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सिलेक्ट लाइम बोलते हैं। ये क्वेश्चन में पूछ भी देता है, अगर सिलेक्ट लाइम बोलते लिखने के लिए, सिलेक्ट लाइम रिएक्ट विथ समथिंग, तो क्या करोगे। इसलिए ये भी याद करके रखो, CaOH का होल ट्वाइस क्या होता है, सिलेक्ट लाइम होता है। ये रिएक्ट किया तो क्या ब्लीचिंग पाउडर बना। इसका प्रिपरेशन, इसका यूज़, तो यूज़ फॉर ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनेन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सिंपल से इतना नहीं लिखना, यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर यहाँ से काटो, इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके, वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, इसको काटो, सिंपल सा इन पेपर इंडस्ट्री लिखो। इट इज़ यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग द, हाँ ये भी लिख सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फ्लोइंग ए मेटल विच इज प्रिजर्व इन केरासिन। केरासिन में कौन सा, सोडियम, Na, सोडियम मेटल रखते हैं। पूरा लिखना वहाँ पे, Na मत लिखना, सोडियम लिखना। हम शॉर्टकट में, मतलब वीडियो लंबा हो जाएगा इसी के लिए लिख रहे हैं। ए लस्टर कलर्ड नॉन मेटल, कौन सा, आयोडीन है। कौन सा, आयोडीन। ए मेटल विच कैन मेल्ट वाइल केप्ट इन पाम, कौन सा, सीजियम। एक तो सीजियम मेटल है और गैलियम है। सीजियम और गैलियम ये दो मेटल है, दोनों में से कोई एक लिखना। ए मेटल विच इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, कौन सा है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट बोलो, कौन सा, लीड एंड मरकरी लिख लेना पूरा, लीड एंड मरकरी। ओके, सेकेंड में बोल रहा है अरेंज द आयरन, दोनों में से कोई एक लिखना है, लेकिन पूरे को बनाना जरूरी है क्योंकि बोर्ड में भी जो क्वेश्चन इसी टाइप का पूछेगा ना। तो अभी तो उसका क्या बोला, अरेंज द मेटल आयरन मैग्नीशियम जिंक कॉपर इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी पूछ रहा है, और आयरन फिलिंग एडेड टू सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, इसका आंसर देखें, इसका आंसर क्या है, यहाँ देखो, मेटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, कॉपर, आयरन, जिंक एंड मैग्नीशियम। वैसे हम ये भी बताए हुए थे, केदारनाथ बाबा का माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि हरी आएगा और पीटेगा। ये हमारे नोट में, अगर नोट देखना है केमिस्ट्री का तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके देख ले अगर नोट नहीं देखे हैं तो, उसमें ये है। ओके, उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द टू मेड स्टोन द आयरन फिलिंग आर एडेड टू सल्फेट। अगर आयरन फिलिंग जो है सल्फेट करेंगे तो क्या आएगा। ओके ना, कलर रेडिस डिपॉजिट ऑन आयरन फिलिंग, कलर ये हो जाएगा। और पहला क्या है, कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंज फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन चेंज होगा, और रेडिश ब्राउन डिपॉजिट ऑन आयरन फिलिंग, मतलब जंग जो नहीं बोलते रेडिश ब्राउन, वो लग जाएगा, दो चीज़ होगा। ओके, लिखना है, लिख लो पॉज करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, गिव रीजन द मस्कुलर वॉल ऑफ वेंटिकल आर थिकर देन द वॉल ऑफ आर्टरी। ओके, तो इसका रीज़न यहाँ है 24 का फर्स्ट, एज वेंटिकल हैज़ टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन। वेंटिकल क्या करता है, पंप करता है ब्लड को बहुत सारे ऑर्गन में। ओके,
इसी के लिए इसका वॉल क्या होता है, थिक होता है, तब आर्टरी का, वैसे आर्टरी का स्पेलिंग गलती है यहाँ पे। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रीजन क्या है, आर्टरी हैव थिक इलास्टिक वॉल, आर्टरी पतला इलास्टिक वॉल क्यों है, इसका रीज़न, सिंस द ब्लड इमर्ज फ्रॉम हार्ट अंडर हाई प्रेशर, क्या होता है, इमर्ज हो जाता है ताकि मिल जाता है अंडर हाई प्रेशर से, इसी के लिए, सिंपल सा, लिख लिए पॉज करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड लेवल डायग्राम पार्ट, सिंपल सा ह्यूमन डायग्राम हार्ट बनाना है और उसमें ये चार चीज़ क्या करना है, दिखाना है, ये हो जाएगा ना। हाउ कैन वी डिटरमाइन नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटाइज आयरन बार, इसको भी देख लिया जाए। ओके, बाय सस्पेंडिंग मैग्नेटाइज्ड बार एंड आइडेंटिफाई इट्स नॉर्थ एंड साउथ पोल, कैसे, बाय फाइंडिंग द पोलरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लाइक पोल रिपेल इच अदर, मतलब कि दूसरा मैग्नेट लेंगे जिससे जो ना हम अट्रैक्ट करके दिखाएंगे, जो अगर रिपेल कर रहा है तो वो क्या होगा, अनलाइक चार्ज होगा, मतलब अनलाइक पोल होगा, और अट्रैक्ट हो, सॉरी रिपेल हो रहा होगा तो लाइक चार्ज होगा, लाइक पोल होगा, और अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो अलग अलग पोल होगा, नॉर्थ साउथ पोल होगा, इसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, लिख लिए होंगे आई थिंक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये तो हो गया, स्टेट द फिजिकल क्वांटिटी विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, डिफाइन द एसआई यूनिट। ओके, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंट है, वैसे भी जो ना V इक्वल टू आर आई जो होता है, हाँ स्पेशली ये क्या है, सिंपल था, इसका आंसर इतना ही लिखना है, एक R इक्वल टू V बाई आई। ओके ना, ये इतना नहीं लिखना है, इतना लिखना या नहीं लिखना, एक बता रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, डिफाइन इट्स एसआई यूनिट, हाँ एसआई यूनिट बोल रहा है डिफाइन करने के लिए, तो इसका एसआई यूनिट भी लिखना है, कहाँ गया, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेट टू 1 ओम इफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड इज 1 वोल्ट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो ना एक 1 वोल्ट उसके अक्रॉस हो, ओके, और 1 ओम इसका रेजिस्टेंट हो, तो वो क्या कहलाएगा, 1 एम्पियर फ्लो थ्रू इट, मतलब 1 एम्पियर करंट होगा। ओके, ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है, किसका, रेजिस्टेंट का, इसका पूछ रहा है ऐसा यूनिट, यहाँ करंट का ही पूछ रहा है, नहीं सॉरी रेजिस्टेंट का ही पूछ रहा है। 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट पर एटम, पर 1 एम्पियर। ओके, सेक्शन बी भी खत्म, सेक्शन सी, सेक्शन सी में है, ए कंपाउंड एक्स सोडियम इज यूज्ड एज एन एंटाएसिड एंड इट डिकम्पोज ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, कोई एक्स कंपोनेंट है जो मुझे नहीं पता है। ओके, सोडियम इज यूज्ड एन एंटाएसिड, सोडियम यूज हो रहा है एंटाएसिड में, किसका कंपाउंड है, सोडियम का है, ये डिकम्पोज हो रहा है ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, मतलब बहुत ज़्यादा हीट देने पे ये डिकम्पोज होता है, सिंपल सा। तो नेम ऑफ द कंपाउंड एक्स एंड गिव इट्स फार्मूला, ये कंपाउंड का ये क्या होगा, नाम क्या होगा, बैलेंस केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एक्स को डिकम्पोज करो तो उसका केमिकल इक्वेशन लिखो, और 1 यूज बताओ इसका, तो ये सिंपल सा इससे इस चैप्टर से है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ओके, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं या बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, इसका फार्मूला NaHCO3 है। ओके, इसका रिएक्शन क्या है, NaHCO3, इसको हीट देंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, Na2CO3 में और CO2 वाटर प्रोड्यूस होगा। ओके ना, और इट इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर फॉर बेकिंग एंड फॉर बेकिंग, इसका यूज होगा। ये 3 चीज़ पूछा, क्या क्या पूछा, नाम पूछा, सिर्फ हिंट दिया सोडियम, और उसको हीट करने बहुत देर से हीट करेंगे तो क्या होगा, लेट से ये होता है, बहुत ज़्यादा हीट लगता है, स्ट्रॉन्ग हीट। ओके, इससे पता करना है। और ये एंटाएसिड है, एंटाएसिड यही होता है। अब है फॉर प्रिपरेशन ऑफ केक बेकिंग पाउडर इज यूज्ड। ओके, इफ एट होम योर मदर यूज बेकिंग सोडा इंस्टेड ऑफ बेकिंग पाउडर, हाउ विल इट अफेक्ट द टेस्ट ऑफ द केक एंड वाई। ओके, तो इसका रीजन, the cake will have a bitter taste, okay, because of the formation of Na2CO3 sodium carbonate while baking heat। okay, मतलब यहाँ बोल रहा bitter taste हो जाता है, क्योंकि फॉर्मेशन किसका होता है, Na2CO3 का। ये while baking ये सब लिखना है, लिखो नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज बेकिंग सोडा बी कन्वर्टेड इनटू बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कैसे कन्वर्ट होता है, बाय एडिंग टार्टेरिक एसिड, उसमें डालेंगे तो वो हो जाएगा। ओके कहाँ गया, हाँ बेकिंग सोडा कन्वर्ट कैसे करेंगे बेकिंग पाउडर में, टार्टेरिक एसिड डाल के। ओके व्हाट मेक द केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्ज, केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्ज कैसे होता है, कैसे होता है, तो लिबरेट CO2 गैस अगर जो निकल जाता है केक से तो मतलब अंदर ये रहता है, रिलीज ही लिखा हुआ है ना, लिबरेट, हाँ लिबरेट मतलब रिलीज होता है। ओके उसका स्टेट द रीजन पूछ रहा है, फॉर द फ्लोइंग नॉन मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड, नॉन मेटल डिस्प्लेस नहीं होता है फ्रॉम द एसिड, एसिड से क्यों, पहला रीजन। सेकेंड, हाउ ए हाइड्रोजन इज नॉट ए मेटल येट इट इज प्लेस इन द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, मेटल के सीरीज में क्यों रखा गया हाइड्रोजन को जबकि हाइड्रोजन मेटल है ही नहीं। थर्ड रीजन है, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन येट इट क्रोजन इज लेस देन ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव होता है देन आयरन होता है। ओके जबकि क्या होता है, एल्यूमिनियम में लेड से क्रोजन होता है देन आयरन में, मतलब सॉरी हाँ एल्यूमिनियम लेड से होता है, आयरन जो है थोड़ा सा हल्का सा पानी पड़ता है तुरंत जंग पकड़ लेता है, बट आयरन क्या है लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम में तो तुरंत जंग लगना चाहिए था लेकिन उसका उल्टा होता है, इसका रीज़न क्या है, चलिए रीज़न देखते हैं। ओके नॉन मेटल आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, नॉन मेटल क्या है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दे कैन नॉट सप्लाई इलेक्ट्रॉन सो एज टू कन्वर्ट H+ आयन इनटू, मतलब कि नॉन मेटल सप्लाई नहीं कर पाता है H+ आयन का इंटू H2 गैस में, जब H+ आयन रिलीज ही नहीं होगा तो H2 गैस नहीं बनेगा, H2 गैस बनेगा नहीं तो वो कैसे होगा, रिएक्ट कैसे करेगा एसिड से। ओके उसका लाइक मेटल हाइड्रोजन कैन लूज एन इलेक्ट्रॉन टू फ्रॉम पॉजिटिव, हाइड्रोजन क्या करता है इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और H+ आया तो मतलब ये क्या हो गया मेटल आ गया, क्लोरीन में Cl माइनस लगता है, माइनस मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लिया एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन लिया मतलब क्या, ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है मतलब हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है, देने का नहीं। ओके ना, सॉरी और थर्ड है एल्यूमिनियम इज कन्वर्ट विद ए स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्या करता है स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव लेयर जो ना ऑक्साइड का मतलब बनाता है ऊपर से, विच प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम फर्दर क्रोजन, मतलब दोबारा वो उसको क्रोजन हो, दोबारा उसमें जंग लगे उसे पहले ही क्या कर लेता है वो एक ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। ओके वो अपने सरफेस पे पहले ही ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है जो दोबारा कोई अगर ऑक्सीजन आई भी उसे रिएक्ट करने के लिए तो वो रिएक्ट नहीं होता है, प्रोटेक्ट रहता है पहले से। ओके ना 28 हो गया। अब है 30 क्वेश्चन नंबर, राइट द थ्री टाइप ऑफ ब्लड, गिव एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ईच। इसका आंसर देखा जाए। ओके 3 टाइप के, एक आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। तो आर्टरीज में क्या है नो वॉल, ओके थिक वॉल, कैरी ऑक्सीजनेटेड, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन कैरी करता है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से बाहर ले जाता है, ये सब फंक्शन है इसका। ओके ना 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसका एक फंक्शन एक फंक्शन अगर लिख दोगे, कोई इस में से कोई भी एक फंक्शन अगर लिख दो, आर्टरी का एक या दो मैक्सिमम लिख दो ज़्यादा से ज़्यादा। ओके वेन क्या, प्रेजेंस ऑफ वॉल, थीन वॉल, कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये दोनों अपोजिट है, ये क्या करता है वॉल है, इसमें वॉल नहीं है, इसमें वॉल है, थिक वॉल है, ये थीन वॉल है, दोनों में अंतर है। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये वेन क्या करता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफ़र करता है, कैरी करता है मतलब ले जाता है। ये क्या करता है अबे फ्रॉम हार्ट से ले जाता है ब्लड को, ये क्या करता है टूवार्ड हार्ट ले जाता है, ये हार्ट में ले जाता है, ये हार्ट से बाहर ले जाता है, ये कोई 2 फंक्शन लिख दोगे। ओके अब है कैपिलरीज, वेरी फाइन मतलब छोटा होता है, मिक्स ब्लड, दोनों को मिक्स ब्लड करता है, फाउंड इन टिश्यू, ये टिश्यू में पाया जाता है, साइट ऑफ मटेरियल एक्सचेंज मतलब ये एक मीडियम जिसे क्या होता है मटेरियल को एक्सचेंज करता है कैपिलरीज। 30 क्वेश्चन नंबर, इन वन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट हिज पी प्लांट्स
Mendel observed that when a pure tall pea plant is crossed with a pure dwarf pea plant in the first generation F1, only tall plant appear. ओके ना, एक एक्सपेरिमेंट किया गया पी प्लांट पे जो कि मेंडल ने किया. ओके, तो प्योर टॉल प्लांट क्या हुआ, क्रॉस हुआ प्योर ड्राफ्ट प्लांट से, पी प्लांट से. और इन फर्स्ट जनरेशन में ओनली टॉल प्लांट एपियर, फर्स्ट जनरेशन में ओनली टॉल प्लांट एपियर. बायोलॉजी उतना नहीं आता, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ. ओके ना, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट हैपन टू द ट्रेट ऑफ द ड्राफ्ट प्लांट इन दिस केस. एक मिनट देखो, ये पेरेंट प्लांट है, दोनों को टॉल, एक ड्राफ्ट लिया. टॉल मतलब क्या होता है, सिंपल टी, कैपिटल टी, और ड्राफ्ट मतलब दोनों स्मॉल होगा. इससे कैपिटल टी आया, इससे स्मॉल टी आया, दोनों मिलके टी बना. ये फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, दोनों टॉल बना. ऐसे रिप्रेजेंट करना है. यहाँ देखो एक मिनट, द ड्राफ्ट ट्रेड ऑफ द प्लांट आर नॉट एक्सप्रेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डोमेन्स ऑफ टॉल ट्रेड. नॉट एक्सप्रेस ड्यू टू द प्रेजेंस टॉल ट्रेड प्रेजेंट के कारण क्या हुआ, द फर्स्ट जनरेशन में ये एक्सप्रेस नहीं कर पाया. ओके, F2 जनरेशन में टॉल फिर टॉल दो ड्राफ्ट, मतलब अगर एक कैपिटल टी रहेगा एक स्मॉल टी रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, टॉल ही होगा. तो टॉल और ड्राफ्ट, ये चैप्टर इसका है, बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर का है. थर्ड, हाँ आई थिंक थर्ड का है. थर्ड में क्या है, ओके जी, टॉल और ड्राफ्ट 3:1 रेशियो में रहता है. ओके, और एक और था कितना 9:1 रेशियो, ऐसे कुछ है 3. खैर बायोलॉजी नहीं आता, ये देख लेना, बस बता दे रहा हूँ. क्वेश्चन, व्हेन F1 जनरेशन प्लांट वेयर सेल्फ फर्टिलाइज, ही ऑब्जर्व दैट इन द प्लांट ऑफ सेकेंड जनरेशन F2 बोथ टॉल प्लांट एंड ड्राफ्ट प्लांट वेयर प्रेजेंट. ओके, F2 में क्या हो रहा है, बोथ टॉल और ड्राफ्ट दोनों प्रेजेंट है. व्हाट हैपन, इट एक्सप्लेन ब्रीफली. इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करने बोल रहा है. देखो ब्रीफली क्या, ब्रीफली. ओके, इन द F2 जनरेशन बोथ टॉल एंड ड्राफ्ट ट्रेड आर प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ 3:1 के फॉर्म में रहता है. दिस सो दैट द ट्रेड फॉर टॉल एंड ड्राफ्ट आर प्रेजेंट इन द F1 जनरेशन, बट द ड्राफ्ट बीइंग द रिसीवर ट्रेड डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ टॉल, द डोमिनेंट ट्रेड. ओके, क्योंकि 3:1 के रेशियो में रहता है, इसी के लिए होता है. ओके ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रुको साफ कर देते हैं. स्क्रीनशॉट ले लो और हो गया, याद कर लेना, सिंपल सी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हो गया 30 नंबर, इसका भी हो गया. अब यहाँ 31 क्वेश्चन नंबर, एक मिनट रुको, इसको बड़ा किया जाए. हाउ विल यू क्रिएट एन आर्टिफिशियल एक्वाटिक इकोसिस्टम. आर्टिफिशियल एक्वाटिक इकोसिस्टम कैसे क्रिएट कर सकते हो खुद से, सस्टेनेबल. ओके, सेल्फ सस्टेनेबल कैसे कर सकते हो, उसका भी आंसर देखा जाए. यहाँ देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं था ना, लार्ज जार फिल्ड विथ वाटर एंड ऑक्सीजन फूड एंड एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल. एक बड़ा सा डब्बा लो जिसमें वाटर भी होना चाहिए, ऑक्सीजन भी, फूड भी, और एक्वाटिक प्लांट और एनिमल. ओके ना, एनिमल में जस्ट लाइक फिश, ये सब. ओके ना, और ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन पंप उसमें रहना चाहिए. फिश फूड रहना चाहिए, मतलब क्या, मछली का खाना. और क्या क्या होना चाहिए, एक्वाटिक प्लांट्स producer provide O2 during photosynthesis. Aquatic animal consumer release CO2. The process of photosynthesis and decomposition are also important for the natural cleaning of aquarium. Aquarium मतलब जैसे मछली उछली रहता है. ओके ना, तो ये पॉइंट याद कर लो, लिख लो, पॉज करके 1 मिनट, इसको मैं साफ कर दूँ. ओके ना, सॉरी, यहाँ तक लिखो,
पॉज करके लिखो। अब ये लिख लो। ओके, हो गया। आगे चलते हैं। अब है 32 क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है, इट इज डिजर्व ऑब्टेन इरेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉन्केव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर। ओके, फोकल लेंथ मतलब f12 दिया हुआ है। ओके ना, f कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। पूछ रहा है व्हाट शुड बी द इरेक्ट, बोल रहा है, और क्या बोल रहा है इरेक्ट। इरेक्ट जो है ना कनकेव और कनकेव मिरर में इरेक्ट एक ही कंडीशन में होता है जो कि मिरर के पीछे होता है। और मिरर के पीछे होता है पहला चीज़, दूसरा चीज़ जो है ना इसका कितना होता है फोकल लेंथ के अंदर में ही रहता है। पोल और फोकल लेंथ के बीच में ऑब्जेक्ट रखेगा, मतलब ऑब्जेक्ट रखाएगा तो इरेक्ट इमेज देगा। सिंपल सी ये कंडीशन है। और कनकेव मिरर के केस में एक ही है, कन्वेक्स में तो लगभग सब है। ओके, लेकिन कनकेव मिरर के केस में एक ही है। तो यहाँ पे पूछा व्हाट इज द रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक रखा सकता है। सिंपल सी बात है, 0 से लेके कहाँ तक 12 तक, 0 to 12। क्योंकि अगर ये बनाएंगे मिरर, ओके ना, तो कहाँ, ये मान लो फोकस है, तो फोकस के बीच में अगर इस बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहा तो ही इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट बनने का मतलब पीछे बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा। अदरवाइज जितना ही बनता है सब मिरर के आगे बनता है। इरेक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, इरेक्ट मतलब हो रहा है सीधा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, यहाँ पे सीधा बन रहा है। इधर केस एक ही है, सिंपल सा। ओके, ये पहला का आंसर। दूसरा का व्हाट विल बी द इमेज ऑफ द स्मॉलर और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। पूछ रहा है इमेज का साइज क्या होगा। इमेज का साइज हमेशा लार्जर होगा, किससे, ऑब्जेक्ट से, एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। इस केस में, इरेक्ट की केस में। ओके ना, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ द, इसका डायग्राम बना दें, दिखा देंगे अभी डायग्राम भी इसका। वेयर विल बी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा। इफ़ द प्लेस, सॉरी हाँ, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ़ द प्लेस 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इसमें पूछ रहा है इमेज ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे होगा। ओके ना, इसका जो पहला का 24 सेंटीमीटर दिया, सिंपल सा जो निकाल लेना। एफ दिया ही हुआ है, एफ दिया हुआ है और एक यहाँ दिया हुआ है, निकाल लेना उससे 1/a वाला फार्मूला से। 1/f = 1/u + 1/v, ये फार्मूला से निकाल लेना। ओके, इसका ये दिखा देते हैं वैसे आंसर किधर गया। हाँ, ओके, सॉरी, हाँ, रेंज कहाँ है, शुड बी 0 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर तक। ओके ना, क्योंकि इमेज हमेशा फोकस से क्या होगा, इधर बनेगा, और ये पोल से पहले। और ये देखो, ये इमेज भी यही डायग्राम बनेगा, डायग्राम यही बनाना, और ये डायग्राम के पीछे बनेगा। अब ये क्या नाम, इमेज। ओके ना, डायग्राम के पीछे बनेगा। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो उतारना उतार लो। ओके, ये हो गया। इमेज देखो यहाँ लिखा, इमेज विल बी 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर और द इमेज इज फॉर्म एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनेगा। हाँ, जस्ट लाइक अगर 12 सेंटीमीटर, इसको बनाने का ज़रूरत भी नहीं है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ फोकस का। ओके ना, तो 24 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर इमेज रखा जाता है तो कहाँ, सॉरी, ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो कहाँ पे बनता है, ये सिंपल से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है इमेज भी। तो 24 सेंटीमीटर अगर रखा गया तो ये 24 सेंटीमीटर पे ही होगा इमेज। ओके ना, और कहाँ फॉर्म होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का क्वेश्चन है, थोड़ा इसको बड़ा कर लिया जाए। ओके, दिखने में और आसानी होगी। राइट द फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टेंट रो एल ए। ओके, इफ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज मोड इज a/3। बोल रहा है फार्मूला क्या है रेसिस्टेंट का। जब रो एल ए रहेगा तो क्या होता है, R = क्या होता है, रो L/A। ये मैं अपने क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ मैं अलग से, उसमें भी ये करवाया हूँ मैं, ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन। ये फार्मूला है रो L/A। ओके, और अगर कुछ चेंज कर रहा है, किसी को डबल कर रहा है, हाफ कर रहा है, 1/4 कर रहा है, या 4 टाइम कर रहा है, मतलब 4 टाइम मतलब 4 से मल्टीप्लाई, सिंपल था, इसी फॉर्मूला में पुट कर देना, जितना आएगा इसका वैल्यू। जस्ट लाइक अभी देखो यहाँ पे, इसको साइड में लिखो,
अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये चीज़। ओके, R इक्वल टू रो एल बाई ए, ये है। यहाँ पे क्या कहा, एरिया सब कुछ सेम है, एरिया क्या है 1/3। एरिया जब 1/3 है तो सिंपल सा एरिया मतलब R1 कितना हो जाएगा, रो एल तो सेम है, एरिया 1a/3 है, ये 3 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, मतलब 3 रो एल बाई ए। रो एल बाई ए को क्या लिख सकते हैं, रो एल बाई ए को क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 3R होगा ना, मतलब R1 कितना हो गया 3R। सिंपल से इतना ही निकालना कि रेसिस्टेंट कितना टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ओके, ये पहला। दूसरा क्या है, सॉरी, हाँ, दूसरा क्या है, एरिया कितना किया 3 टाइम। ओके ना, तो सॉरी R इक्वल टू रो एल बाई 3a कितना हो जाएगा, रो एल बाई 3a हो जाएगा, मतलब कितना 1/3a हो जाएगा, रो एल बाई 3a मतलब 1/3R हो जाएगा, मतलब R तो 1/3R हो जाएगा, 1/3R मतलब R1 कितना टाइम हो जाएगा, सॉरी R2 ना हो गया, R1 तो निकाले थे, 1/3R। ओके, हो गया ये दो आंसर, कौन सा, एक 1/3R, एक 3R। नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करो। ओके, उसको फाइंड द रेसिस्टेंट ऑफ ईच केस, राइट इन विच केस द मैक्सिमम रेसिस्टेंट। अब मैक्सिमम पूछ रहा है। ओके ना, तो एक तो 3R था, एक क्या था 1/3R, तो मैक्सिमम तो किस में होगा 3R में होगा। 3R कब था, जब 1/3, वैन सिंपल सा लिखना, जब वैन एरिया इज a/3 देन रेसिस्टेंट विल मैक्सिमम लिख देना। ओके, सॉरी, रेसिस्टेंट विल मैक्सिमम। अब क्या है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ यूवी रेडिएशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, नेम द पॉल्यूटेंट एंड राइट द रोल ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन। ओके, क्वेश्चन नंबर 33। देखो इसका आंसर यहाँ से, ये इन स्ट्रेटोस्फेयर O2 गैस जो है ना एब्जॉर्ब होता है यूवी रे से, और O बनता है, O क्या करता है O2 से रिएक्ट करके O3 बनाता है। ओके, इसको उतार लो, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको मतलब इसका काउज कारण है। ओके, डिप्लेशन ऑफ ओजोन, ओजोन का क्या कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर ब्रोकन अप बाय द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एंड रिलीज क्लोरीन एटम विच डिस्ट्रॉय द ओजोन। ओके, उतार लो इसको। अब हम आ जाएंगे सेक्शन डी पे, इस पे सेक्शन डी पे। सेक्शन डी में क्या है, पहला क्वेश्चन, डिफाइन द फ्लोइंग टर्म, वैलेंसी और एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक साइज, ये दोनों को डिफाइन करना है। और क्या, हाउ डू द वैलेंसी एंड द एटॉमिक साइज ऑफ द वेरी वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेफ्ट टू राइट मतलब इस तरफ अगर जाएंगे तो क्या होगा, ये पूछ रहा है ना, एटॉमिक साइज का क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, वैलेंसी का क्या होगा। तो बता दूं, अगर लेफ्ट से राइट जाने पे एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। ओके ना, इसका एग्जैक्ट जो ना आंसर भी देख लो, वैलेंसी का जो ना ये देख लो यहाँ पे, द कम्बिनेशन ऑफ पावर और द कंबाइन ऑफ कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, इसका डिफिनीशन। ओके, एटॉमिक साइज और द एटॉमिक एटम इज द रेडियस of the distance between the center of the nucleus and the outermost of the cell of an isolated atom। isolated मतलब stable। ओके ना, और सेकेंड का इसका बी का आंसर ये है, बी का आंसर हो जाएगा ऑन मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट पर्टिकुलर वैलेंसी इंक्रीज अप टू 4, मतलब 4 तक इंक्रीज हो सकता है, दैन डिक्रीज, उसका फिर डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंट इन द लास्ट सेल ऑफ द डिटरमाइन द वैलेंस, लास्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना उससे डिटरमाइन कर सकते हैं वैलेंसी को। ओके ना, एटॉमिक साइज को देख लो, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस देन
और इक्वल टू 4 तो वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होगा। ओके अगर लेस देन 4 है तो, 4 से ज़्यादा है तो माइनस करना पड़ता है। देखो 4 से ज़्यादा है तो 8 से माइनस कर दो उसको। ओके और एटॉमिक साइज का क्या फंडा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है अलॉन्ग द पीरियड, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि जो ना ऑन मूविंग अक्रॉस पीरियड में जोड़ते हैं नंबर ऑफ वैलेंस सेल क्या होता है, रिमेन सेम रहता है, बट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इंक्रीज होता है 1 यूनिट, जिसके कारण न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है एंड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एलिमेंट ए एंड बी एलिमेंट दिया हुआ है थर्ड पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियड ऑफ द पीरियड टेबल, थर्ड पीरियड में। ओके एंड आर ग्रुप सेकेंड है, थर्ड पीरियड है, सेकेंड एंड 13 ग्रुप है। कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक टैबुलर फॉर्म, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एटम थर्ड पीरियड में है। ओके थर्ड पीरियड में पहला चीज़। सेकेंड ग्रुप मतलब मैग्नीशियम वाला ग्रुप है ना। मैग्नीशियम में क्या होता है, वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर एटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके चलो टैबलेट फॉर्म में इसको जो है देखा जाए, यहाँ टैबलेट फॉर्म में। ओके सबसे पहला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर एटम कितने होंगे 12। और बी में क्या पूछ रहा था, बी में अच्छा ए भी दिया हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। अच्छा बी का, बी 13 ग्रुप है। ये कितना ग्रुप है, ये 2 ये 13, इसमें कितने 12 इलेक्ट्रॉन, इसमें 13 इलेक्ट्रॉन। ओके साइज क्या होगा, साइज इसका बिगर होगा क्योंकि थर्ड पीरियड अगर जो है ना लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा। तो पहले ये कहाँ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 13 है, तो क्या है इसका जनरली जो स्मॉल होगा। ओके इसका क्या होगा, लार्ज होगा, ऐसे याद कर लो। उसका देयर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इसका मोर है लूज इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इस तरफ जितने भी मेटल है इस तरफ क्या नॉन मेटल का प्रॉपर्टी अपनाते रहता है, मतलब डिक्रीज होता है। लेफ्ट से राइट जाने पे मेटल की प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है, इसलिए टेंडेंसी कम हो जाता है। ऑक्साइड फॉर्म होता है AO, क्योंकि इसका वैलेंसी कितना है, वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है 2 कट गया मतलब AO हो जाएगा, जैसे कि MgO है ना, इसी टाइप से। और इसका क्या होगा, वैलेंसी इसका 3 होता है, तो 3 होता है तो ऑक्सीजन का 2, वैलेंसी ऑक्सीजन का 3, मतलब मान लो ये B है ये O है, B का अगर वैलेंसी 13 पीरियड में इसका वैलेंसी 3 होता है, जिसके एल्युमिनियम Al2O3, मतलब ये A किसका वैलेंसी, ये B का वैलेंसी कितना 3, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, तो ये दोनों अलग अलग जाके मिल जाएगा तो B2O3 है ना। वैसे Al2O3 ये क्या 13 ग्रुप का एलिमेंट है, समझ में आया। अब है फार्मूला ऑफ क्लोराइड का फार्मूला AlCO2, वैलेंसी 2 है इसीलिए 2 आ गया। क्लोरीन का वैलेंसी हमेशा 1 होता है, इसका वैलेंसी 3 है, तो ऐसे याद कर लो, ये चीज़ आसान है। ओके ये चीज़ आसान है, वैलेंसी इसका याद रखना चाहिए फर्स्ट और थर्ड का। टेबलर फॉर्म में इसको एक रुक जाओ, उतार लो तुम लोग, लो उतार लो। ओके अरे यार हो गया चलो। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 35 क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रहा है, व्हाट इज पॉलिनेशन क्या होता है, गिव इट्स 2 टाइप, और इसके 2 टाइप बताओ। उसके बाद है ड्रॉ ए लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर शोइंग जर्मिनेशन ऑफ, ये सब शो करना है, मतलब डायग्राम बना के। ओके तो 35 क्वेश्चन नंबर को एक बार में समेट दिया जाए। देखो इतना ही छोटा होगा। पॉलिनेशन द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, ये पहले डिफाइन लिख देना। ओके 2 टाइप है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। ओके ना 2 टाइप के पॉलिनेशन होते हैं। इसका ये फिगर इस टाइप का, इसमें स्टिग्मा बोल रहा है डिनोट करने के लिए, पॉलन ट्यूब विथ पॉलन मेल जर्म सेल। ओके इसके साथ इस टाइप का, एक मिनट दिखाते हैं ये फिगर क्लियरली, ये इस टाइप का फिगर। ओके ये फिगर बना देना, इसमें जो जो दिया हुआ है डिनोट कर देना, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड में यही बोल रहा था। अब है 36 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है,
राइट एन एक्टिविटी ऑब्जर्वेशन स्कर्टिंग ऑफ लाइट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। एक एक्टिविटी करने के लिए बोल रहा है जिसमें कि ये इससे ये दोनों क्वेश्चन से आसान नहीं, ये क्वेश्चन है टिंडल इफेक्ट वाला। टिंडल इफेक्ट याद कर लो, उसके काउज याद कर लो, 2 फेनोमेनन याद कर लो। ओके, वो भी बताता हूँ, ये भी बताता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी एक्सप्लेन द वाई स्काई अपीयर रेड एट द सनसेट। सनसेट के समय सन जो क्यों ये होता है, क्या बोलते हैं, सन रेड क्यों होता है, सॉरी सन रेड क्यों होता है। तो इसका भी आंसर देख लो 36। पहला नंबर प्ले, ये एक्सपेरिमेंट है, क्या है एक्सपेरिमेंट। प्लेस ए स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ वाइट लाइट एट द फोकस ऑफ कन्वर्जिंग लेंस के सामने। ओके, अलाउ द लाइट बीम ऑफ लाइट टू पास टू द ट्रांसपेरेंट ग्लास। ट्रांसपेरेंट ग्लास मतलब जस्ट लाइक शीशा का ग्लास हुआ। टैंक कॉन्टेनिंग क्लीन वाटर, मतलब प्योर वाटर होना चाहिए उसमें। इन द क्लियर वाटर डिजोल्व 20 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट 200 ग्राम उसमें मिक्स करो। ओके, 2 लीटर ऑफ क्लीन वाटर इन द टैंक, 2 लीटर क्लीन वाटर उसमें डालो। और एड 1 to 2 ml ऑफ कॉन्क H2SO4 उसमें डाला जाएगा। ओके ना। थर्ड स्टेप में अलाउ द बीम ऑफ लाइट टू पास थ्रू ए सर्कुलर होल एंड मेड द कार्डबोर्ड ऑब्टेन ए शार्प इमेज बाय कन्वर्जिंग। एक शार्प इमेज रहेगा, बनेगा। ओके ना, मतलब बीम ऑफ लाइट कार्डबोर्ड से होल करोगे, उस होल से क्या होगा, ये पास होगा, लाइट पास होगा। उसी एट सनलाइट और सनसेट लाइट ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू द थिक लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। लाइट ट्रैवल करता है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, जिसके ब्लू एंड अदर लोअर वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड एंड ओनली रेड कलर। ब्लू और छोटे छोटे उसे कम जो है वाले वेवलेंथ जो हैं वो स्कैटर्ड कर जाते हैं। ओनली रेड इज रिच ऑन द अर्थ, मतलब जितनी भी सिर्फ रेड कलर पहुंचता है अर्थ पे, बाकी सब पहले ही स्कैटर्ड कर जाता है, मतलब चित्रा आ जाता है यूनिवर्स में। ओके, इसी के लिए हम लोग को ऐसा दिखता है। टिंडल इफेक्ट देख लो। When a beam of light is passed through a colloidal solution placed in a dark room, the path of beam becomes illuminated. Okay, when observed through a microscopic place perpendicular to the path of light, this देखो सिंपल सा, एक बीम ऑफ लाइट पास करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन से। कोलाइडल सॉल्यूशन मतलब जस्ट लाइक इम्प्योरिटीज जो है क्या होगा, मिक्स रहेगा इसमें सॉल्यूशन में। ओके, प्लेस इन ए डार्क रूम। डार्क रूम में मतलब अंधेरा वाला रूम में रख दो। पाथ ऑफ द बीम बिकम इल्यूमिनेटेड व्हेन द स्कोप प्लेस परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ। उससे अगर पास कराया जाए तो क्या होगा, लाइट उसमें जो ना बीच बीच में दिखते रहेगा कि हाँ लाइट ये हो रहा है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल ये रखे, इसमें मान लो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में बीच बीच में रे इस तरफ से इस तरफ पास हो रहा है, वो दिखेगा, रे दिखेगा। इसी फेनोमेनन को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। अंदर जाके कोलाइड होता है, कोलाइड होके वो लाइट क्या होता है, हम लोग के आई में आता है, आँख में आता है, उससे क्या अंदर में दिखता है, कोलाइडल इफेक्ट हुआ। ओके, कारण क्या है, द साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल इज रिलेटिवली लार्ज देन सॉलिड पार्टिकल। ओके, इसको ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल फर्स्ट एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द, इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल सा ये लिख देना, साइज ऑफ द पार्टिकल रिलेटेड लार्जर देन सॉलिड पार्टिकल आर ट्रू सॉल्यूशन। ओके, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से लिख दो टिंडल इफेक्ट ड्यू टू स्कैटर्ड ऑफ लाइट द कोलाइडल पार्टिकल। यहाँ तक तो काट दो, यहाँ से लिखो फिर से। Thus the Tyndall effect is due to scattering of light by the colloidal particle, and the colloidal particle are seen to by moving as point of light by using against dark background. Okay, इसके some phenomenon क्या है, some daily phenomenon when fine beam of sunlight enter a smoke filled room through a small hole, the smoke particle become visible due to the scattering of light. इसका कहने का ये मतलब है जस्ट लाइक खिड़की है, खिड़की बंद है, ठीक ना, उसमें छोटा सा होल रहता है। अगर सनलाइट उसमें से आ रहा है तो देखोगे कि उस सनलाइट के बीच में दिखते रहेगा हाँ कुछ डस्ट पार्टिकल उड़ रहे हैं, डस्ट पार्टिकल है, वहाँ से दिख रहा है बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल उसमें है। तो ये फेनोमेनन क्या, यही फेनोमेनन है क्या, टिंडल इफेक्ट। ओके, उसका लास्ट है व्हेन सनलाइट पास थ्रू ए कैनोपाई ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट द टीनी वाटर ड्रॉपलेट इन द मिस्ट स्कैटर्ड लाइट एंड बिकम विजुअल। फॉरेस्ट में भी ये चीज़ होता है, मतलब जब डेंस फॉरेस्ट रहेगा तो उसमें से अगर एक पार्टिकल भी ड्रॉप हुआ उसमें, ठीक ना, तो उससे स्कैटर्ड होता है और वो विजुअल रहता है। स्मॉल पार्टिकल, वो वाटर का पार्टिकल दिखता है उस टाइम, ड्रॉप दिखता है। ओके, चलिए अब यहीं तक ख़त्म करते हैं। अब हमारा लेक्चर यहाँ पे समाप्त हुआ और बस इतना ही कहेंगे, पढ़ते रहिए। तब ऑल द बेस्ट तब तक के लिए।
ओके बाय।